Hello everyone, welcome to UPSC IQ Tab and a very good morning to all of you. I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लक्ष्मीकांत का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 48 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इस कमीशन के बारे में बता रखा है। ये कमीशन का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ वो हम देखेंगे। किस तरीके के फंक्शन जो है ये कमीशन परफॉर्म करता है, अपनी रिपोर्ट्स किसको प्रेजेंट करता है और क्या क्या पावर्स है कमीशंस की, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर छोटा है तो इस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में ज़रूर लिखा होगा, दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इन द सेंस दैट इट इज़ डायरेक्टली स्टैब्लिश की गई है बाय द आर्टिकल ऑफ 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 338 है उसके बारे में कहीं ना कहीं बताता है और कहीं ना कहीं वहाँ से उसको एज अ पावर मिलती है किस तरीके से उसे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। यानी बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को जो इस्टेब्लिश किया गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, यानी आर्टिकल नंबर 338 के थ्रू यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 338 की, इट इज़ कंटेन इन द पार्ट 16 एंड टाइटल एज अ स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस, यानी कि पार्ट 16 में जिसका टाइटल है बेसिकली स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस पार्ट 16 के अंदर जो आर्टिकल नंबर 338 है वो बेसिकली यहाँ पे बात करता है किस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्या मतलब किस तरीके से यहाँ पे उसको स्टैब्लिश किया गया है। इसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें, ऑन दी अदर हैंड द अदर नेशनल कमीशंस की अगर हम बात करें, पहला है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो कि 1992 में बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ 1993 में बनाया गया था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि 1993 में बनाया गया था, एंड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2007 में बनाया गया था। तो ये सारे जो कह सकते हैं कमीशंस हैं ये बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है ये कहीं ना कहीं डिफरेंट है इन सभी कमीशंस की। क्यों? बिकॉज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कहीं ना कहीं इसको बनाया गया है, बट ये जो पर्टिकुलर कमीशंस है इनको देखने को मिलेगा ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, यानी कि पार्लियामेंट ने बेसिकली एक्ट के थ्रू इनको बनाया है। और जब भी हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की तो यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलता है कि जो आपका पार्लियामेंट है वहाँ पे पर्टिकुलर बिल पास किया जाता है, दोनों हाउसेज से जैसे बिल पास होगा प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाएगी तो वो पर्टिकुलर बिल जो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बेसिकली हम देखते हैं कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा वो पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बनाया गया तो उनको हम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ द कमीशन। ओरिजिनली आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब, यानी कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा बात की जा रही है एक स्पेशल ऑफिसर होगा जो बेसिकली यहाँ पे काम करेगा शेड्यूल कास्ट के लिए भी और साथ साथ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी। बेसिकली वो इन्वेस्टिगेट करेगा वो सारे के सारे मैटर्स रिलेटेड टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर दी SCs एंड STs एंड टू रिपोर्ट टू दी प्रेसिडेंट ऑन देयर वर्किंग, यानी कि SCs और STs से रिलेटेड जो भी सेफगार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइड किए गए हैं वो उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, किस तरीके से उनका वेलफेयर हो रहा है, उनका डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है, तो उन सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने का काम इस स्पेशल ऑफिसर को दिया गया है। और जो भी वो वर्किंग वगैरह करेंगे उसकी रिपोर्ट उनको प्रेसिडेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। He was designated as the commissioner for SCs and STs and assigned the said duty। और बाद में देखने को मिलेगा कि जो आपके स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैं इनको डिजिग्नेट किया गया था एज अ कमिश्नर, मतलब अब उनका नाम चेंज करके कमिश्नर फॉर SCs एंड ST कर दिया गया। बाकी ड्यूटी उनकी वही रहेगी कि इनको सारे के सारे मैटर्स इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे रिलेटेड टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब हम बात करते हैं 1978 की। यहाँ पे देखने को मिलेगा गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन लेके आती है और सेटअप करती है नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर SCs एंड ST। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड जो है रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट नॉर्मल एक्ट पास नहीं कर रही है, सिंपली जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा उनके एग्जीक्यूटिव के द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया जा रहा है। और जब भी हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो रेजोल्यूशन को लाने के लिए आपको दोनों हाउसेस के थ्रू उसे पास करवाने की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल एग्जीक्यूटिव जो है इसको रेजोल्यूशन को पास मतलब लेके आता है। एंड इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के थ्रू एक मल्टी मेंबर, यानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पहले क्या हो रहा था एक सिंगल मेंबर यहाँ पे था, एक स्पेशल ऑफिसर था वही सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर रहा था, बट यहाँ पे बात की गई कि मल्टी मेंबर की एक बॉडी बनाएंगे जो SCs और STs के जो भी फंक्शंस होगा, जो भी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करनी होगी वो कहीं ना कहीं उसके द्वारा की जाएगी।
और मेन चीज़ क्या है यहाँ पे नॉन स्टैट्यूटरी इसलिए बिकॉज स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो होती हैं जो एक्ट के थ्रू बनाई जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। क्योंकि ये पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनाई गई, दैट्स व्हाई हम इसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। और बनाई किसके थ्रू गई है? रेजोल्यूशन के द्वारा। यानी जो आपका पार्लियामेंट बेसिकली गवर्नमेंट है, उन्होंने कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा इसको बनाया गया है। इसके साथ साथ जो ऑफिस है आपका कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटीज़ का, जिसकी अभी हमने बात करी थी, वो भी साथ साथ एग्जिस्ट करता रहेगा। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑलरेडी पहले से आपको देखने को मिलेगी कि वर्क कर रही थी। यानी हमारे जो कमिश्नर था एससीज और एसटीज़ का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जिसको पावर कहीं ना कहीं आर्टिकल 338 के थ्रू मिलती है कि क्या क्या काम उनको बेसिकली करना है। तो वो साइड बाय साइड अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वो साइड बाय साइड जो एससी और एससी के रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। बट उसके साथ साथ देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन भी बना दिया और दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे। इन 1987 में आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ने फिर से एक रेजोल्यूशन निकाला और उन्होंने मॉडिफाई कर दिए फंक्शंस ऑफ द कमीशन एंड रीनेम्ड इट एज द नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी। यानी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1987 में जो रेजोल्यूशन लाया गया है उसमें जो बेसिकली जो नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन था ना एससी एसटी का, इसका सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करके उसको नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी बेसिकली दे दिया। एंड द फंक्शन एज अ कमीशन की तरह, मतलब उनके फंक्शंस को भी कहीं ना कहीं मॉडिफाई किया गया, उनका नाम भी चेंज कर दिया गया। और इस बेसिकली ये जो नेशनल कमीशन फॉर एससीज एसटी है, इसका बेसिकली काम किया है, इट इज़ अ नेशनल लेवल एडवाइजरी बॉडी रहेगी ये, और ये एडवाइस करेगी गवर्नमेंट को ऑन द ब्रॉड पॉलिसीज इशूज़ एंड बेसिकली द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एससीज एसटी। यानी अगर मान लो कुछ भी इशूज़ वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे साथ ही साथ जो भी डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है एससी एसटी के लिए, वो सब चीज़ों पे अगर मान लो गवर्नमेंट को कुछ भी पॉलिसीज़ फ्रेमिंग करनी है, कुछ भी ऐसा कुछ काम करना है, तो वहाँ पे इस पर्टिकुलर कमीशन के द्वारा जो है यहाँ पे एडवाइस ले सकती है गवर्नमेंट। लेटर ऑन देखा जाए तो 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1990 में आया था, दे प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन बनाए गए फॉर एससी एंड एसटी के लिए इन प्लेस ऑफ अ सिंगल स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एसटी। यानी अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो एग्जिस्ट कर रही थी इन द फील्ड ऑफ एससी और एसटी, वो आपको देखने को मिलेगा कमिश्नर था। वो कमिश्नर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहा था। बाकी जो गवर्नमेंट ने अपना रेजोल्यूशन के द्वारा जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई थी, इसका नाम बाद में चेंज करके नेशनल कमीशन एसटी से कर दिया था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1990 में, इसने सिंपली क्या किया, इसने रिप्लेस कर दिया पहले तो कमिश्नर फॉर एससी एसटी का। यानी वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जहाँ पे बेसिकली बात की गई थी कि स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए, तो उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। साथ ही साथ जो कमीशन सेटअप की गई थी अंडर द रेजोल्यूशन ऑफ 1987, यानी 1987 के द्वारा जो यहाँ पे बेसिकली कमीशन बिठाई गई थी, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी यहाँ पे बेसिकली बनाया गया था, तो उसको भी रिप्लेस कर दिया गया। यानी जो 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसने भी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाई, और वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या थी, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी। और इस एक बार ये बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन गई, तो इसके बाद इससे पहले जो भी था उनको रिप्लेस कर दिया गया। लेटर ऑन देखने को मिलेगा अगेन 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003 में, और ये कहीं ना कहीं बाइफर्केट कर देगा द कंबाइंड नेशनल कमीशन ऑफ फॉर एससीज एंड एसटी इनटू 2 सेपरेट बॉडीज, नेमली द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आप एक ही बॉडी को दोनों काम दे रहे हो, एससी से रिलेटेड जो भी मैटर है उनको भी बेसिकली इन्वेस्टिगेट करवा रहे हो, और एसटी से रिलेटेड जो भी मैटर्स है उनको भी इन्वेस्टिगेट करवा रहे हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो कमीशन कितना अच्छे से काम कर पाएगा, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इस बात का उनको मतलब बेसिकली आइडिया लगा कि भाई ऐसा, क्योंकि देखो दोनों की प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट है। अगर हम एससीज को देखें वो शेड्यूल कास्ट हैं, और एससी की बात करें शेड्यूल ट्राइब से, दोनों के जो प्रॉब्लम्स के जो एरियाज है कहीं ना कहीं डिफरेंट करते हैं। तो आप एक ही कमीशन को दोनों मैटर्स के ऊपर बेसिकली इन्वेस्टिगेट करने के लिए काम दोगे तो वो अच्छे से कर नहीं पाएगा। दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा कि 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने दो बेसिकली एक पर्टिकुलर जो आपका जो नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी का, उसका बाइफर्केट करके 2 सेपरेट बॉडी बना दी। एक आपका बना दी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और वो बनाया गया आर्टिकल 338 के तहत, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 338 क्लॉज ए के तहत बनाया गया। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल 338 के थ्रू आपको देखने को मिलेगा स्पेशल ऑफिसर था जो एससी और एसटी के जो भी मैटर्स थे उनको इन्वेस्टिगेट करता था, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी। वहीं अगर बात करें 1978 में गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन लेके मल्टी मेंबर कमीशन बनाती है एससी एसटी से रिलेटेड, और ये दोनों जो है साइड बाय साइड अपने काम करते रहेंगे। मतलब पैरेलल में एक ये भी काम कर रहा है एससी एसटी के लिए और एक ये भी काम कर रहा है। फिर आपको देखने को मिला 1987 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रिनेम करती है इस पर्टिकुलर कमीशन को, रिनेम करके उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी कर दिया।
और साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर दो बॉडीज जो काम कर रही थी, बाद में इनको रिप्लेस कर दिया गया 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990 के तहत, और एक हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन बनाया गया SC/ST के लिए। और ये क्योंकि अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई है, तो इससे पहले ये जो आपका था ये नॉर्मल आपका रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया था, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी। एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, उसके थ्रू हमने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना दी गवर्नमेंट ने। और बाद में देखने को मिलेगा कि 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत दो सेपरेट यहाँ पे बॉडीज़ बना दी। एक तो आपका बना दिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अंडर आर्टिकल 338 और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अंडर आर्टिकल 338 क्लॉज ए। सो आई होप आपको इतना ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, बिकॉज कई बार क्या होता है हम चीज़ों को इतना पढ़ते हैं बट वो चीज़ें क्लियर नहीं होती और फ्लो चार्ट से एकदम से चीज़ें ना कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं, तो दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। अब हम बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ये जो सेपरेट नेशनल कमीशन था फॉर SCs केम इन टू एग्जिस्टेंस 2004 में एग्जिस्टेंस में आया, मतलब 2003 में इसका अमेंडमेंट हुआ और 2004 में कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिस्टेंस में हमने देखा। एंड इट कंसिस्ट करता है, चेयरपर्सन है कि यहाँ पे एक वाइस चेयरपर्सन होंगे, 3 अदर मेंबर्स होंगे, इनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे बाय द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस जो होगी एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस उसको डिटरमाइन किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ही कहीं ना कहीं उनकी सर्विस कंडीशन डिसाइड करेंगे, कितना टेन्योर होने वाला ऑफिस का वो भी डिसाइड करेंगे। और अंडर द रूल्स जो भी बनाए गए थे उसमें देखने को मिला कि वो पर्टिकुलरली जो आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स है, दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years एंड 3 years का यहाँ पे इनका टर्म आपको देखने को मिलेगा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है फंक्शंस क्या हैं कमीशंस के, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कमीशन बनाया है और किन किन मैटर्स पे अभी काम करेगा वो हम अब देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे बताया गया है कि इन्वेस्टिगेट करना एंड मॉनिटर करना ऑल दी मैटर्स रिलेटेड टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए हैं और बाकी कुछ अदर लीगल सेफगार्ड्स हैं फॉर दी SCs के लिए एंड टू इवैल्यूएट देयर वर्किंग। कहीं ना कहीं ये काम जो है बेसिकली यहाँ पे कमीशन को दिया गया इवैल्यूएट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बेसिकली जो मेन आपको देखने को मिलेगा जो सेफगार्ड्स है उनका एम बेसिकली यही है कि आपको बेसिकली प्रोवाइड करना है किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे राइट्स एंड डिग्निटी एंड वेलबींग्स ऑफ दी शेड्यूल कास्ट। बिकॉज देखो जो शेड्यूल कास्ट है कहीं ना कहीं सोसाइटी में उनको इतना ज़्यादा उस पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिमिनेट किया गया था ऐसी कास्ट को। फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री में भी ये सब चीज़ें पढ़ते हैं किस तरीके से हिंदू कास्ट के अंदर इस तरह से वर्ण सिस्टम आए थे। तो ये जो शेड्यूल कास्ट जैसे कि हम जानते हैं अनटचेबल्स थे और किस तरीके से सोसाइटी में इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है, ऑपरेशन हुआ है इनके साथ बाय दी अपर कास्ट के द्वारा ये सब चीज़ें की गई हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन कास्ट को कहीं ना कहीं इनके जो राइट्स हैं, इनकी जो डिग्निटी है, इनकी जो वेलबींग्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ये सेफगार्ड्स लाए गए हैं, सो दैट जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं वो आज के टाइम पे जो इन्हें फेस करने को ना मिले। और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो हम बात करते हैं अदर लीगल सेफगार्ड्स की, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर जो भी लीगल सेफगार्ड्स हैं, इनका मेन एम यही है कि हमें इंश्योर करना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले इनको, सोशली जस्टिस मिले, इनका जो भी डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने फेस किया वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिले। और उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने देखो बहुत सारे यहाँ पे कदम उठाए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया उन्हें एजुकेशन में, ताकि ऐसे लोग, ऐसे कम्युनिटी में जो लोग हैं कहीं ना कहीं एजुकेशनली कम से कम एम्पावर कर सके पहले खुद को। एम्प्लॉयमेंट में इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनको देखने को मिलेगा, इनको दिया गया है। इसके थ्रू ये सारे कह सकते हैं हम लीगल सेफगार्ड्स उनको प्रोवाइड किए हैं ताकि वो कहीं ना कहीं अपनी जो लाइफ है वो पूरी डिग्निटी के साथ जी सकें। अब यहाँ पे जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का रोल ये निकल के आता है कि यहाँ पे जो सेफगार्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे वो हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइड की गई हो या फिर जो लीगल सेफगार्ड्स यहाँ पे बनाए हैं उनके लिए, तो किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट उन सारे की सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करेगा और देखेगा कि ये जो सेफगार्ड्स है वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहे नहीं हो रहे, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे कितना फ़ायदा उनको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता ना आपने वर्बली बोल दिया कि हाँ भाई ये चीज़ें हम शेड्यूल कास्ट को देंगे, अब उनकी सोसाइटी में जाके ग्राउंड लेवल पे जाके आपको चेक भी करना पड़ेगा ना कि सच में उनको फ़ायदा हो रहा है नहीं। वो कास्ट जो पहले इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड थी वो आज उनको कितना उस तरीके से उनका जो वेलबींग है कितना ज़्यादा बदल गया है, वो भी कहीं ना कहीं इस कमीशन के द्वारा जो इवैल्यूएट किया जाएगा। और वो एसेस करेगा वेदर दी SCs आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दीज प्रोविजंस जो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको दिए गए हैं, वेदर एनी गैप्स और चैलेंजेस अगर मान लो कुछ आते हैं
तो इस चैलेंजेस को बेसिकली रिजॉल्व करने के लिए जो गैप्स कहीं ना कहीं अगर मान लो कुछ लूप होल्स वगैरह कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर भी रहे हैं, तो कैसे उन गैप्स को, उन चैलेंजेस को जो है कहीं ना कहीं ओवरकम करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी सजेशंस होंगे वो यहाँ पे प्रोवाइड करने का काम जो होगा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का होगा। तो सिंपली उसको क्या करना है कि ये जो सेफगार्ड्स दिए गए हैं उनको बेसिकली वैल्यूएट करना है कि उनका बेनिफिट यहाँ पे लोगों को पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा, और अगर मान लो कुछ वहाँ पे कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कुछ गैप्स अगर हैं, तो उनको किस तरीके से यहाँ पे उसको फिलअप करना है ताकि हर एक शेड्यूल कास्ट के जो पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि मान लेते हैं गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर एजुकेशन के लिए जितने भी शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें एजुकेशन फील्ड के लिए, एजुकेशन फील्ड में बेसिकली कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात करें ये चीज़ वहाँ पे स्कीम को अब इम्प्लीमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है उसका काम क्या होगा, सबसे पहले तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा, एग्जामिन करेगा कि वो जो स्कीम है वो किस तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, उसका डिस्पर्समेंट प्रोसेस कैसा है, कितने लोगों को उसका एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। साथ ही साथ वो मॉनिटर करेगा, ट्रैक करेगा कि कितने नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं जिसको फ़ायदा मिल रहा है उससे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरीके से वहाँ पे बच्चे रिसीव कर रहे हैं, क्या कोई इश्यूज़ हैं जो वहाँ पे बच्चे फेस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम में, मतलब जो फ़ायदा उन्हें मिलना चाहिए वो क्या किन किन लोगों को नहीं मिल रहा है, अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो कहाँ पे वो इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उन इश्यूज़ को कहीं ना कहीं ट्रैक किया जाएगा। और बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग, यानी जो भी फाइंडिंग उन्होंने यहाँ पे बेसिकली निकाली होगी, तो उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं वो रिकमेंड करेंगे बेसिकली प्रेसिडेंट को कि इस पर्टिकुलर स्कीम में बेसिकली इन लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। इम्प्रूवमेंट में बेसिकली सजेस्ट कर सकते हैं जैसे कि हमें स्कॉलरशिप के अमाउंट को बेसिकली इंक्रीज़ करना चाहिए, बिकॉज अभी भी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना उतनी अमाउंट नहीं है उसका कि उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। तो बेटर ये है कि अगर हम स्कॉलरशिप के अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा उनको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो टाइमली हम डिसबर्सल कर रहे हैं आप पैसे देने की, देखो बात सरकार ने कर दिया, अब मेन चीज़ ये है ना कब तक उनके हाथों में ये चीज़ पहुंचेगा, तो हमें इंश्योर करना है कि टाइमली उन पैसों को जो है कहीं ना कहीं उनके हाथ में पहुंचाया जाए। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो इंश्योर करेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सेफगार्ड्स हैं वो इफेक्टिवली अपलिफ्ट करें, एम्पावर करें शेड्यूल कास्ट को और प्रमोट करें उनको सोशल इक्विटी और इंक्लूसिविटी को। सेकेंड यहाँ पे बोला गया है इंक्वायरी करना इनटू अ स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स टू दी ऑफ द शेड्यूल कास्ट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है वो बेसिकली इन्वेस्टिगेट करेगा, एग्जामिन करेगा हर एक इंडिविजुअल की कंप्लेंट्स को, जो कि बेसिकली अगर मान लो कोई भी कंप्लेंट्स आई है कि भाई किसी के राइट्स को यहाँ पे डिप्राइव किया जा रहा है, जो सेफगार्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसको वॉयलेट किया जा रहा है, तो ऐसी कंप्लेंट्स को कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टिगेट करेगा। और अगर मान लो कंप्लेंट्स के थ्रू उन्हें ऐसा लगता है कि सच में किसी को, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो किसी की जो राइट है कि उन्हें एक्सेस ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं डिनाई करवाया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, मतलब ऑलवेज ये चीज़ हमने इंश्योर की है कि एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे उन्हें कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब भी ऐसी जो है कम्युनिटी के जो लोग हैं जब भी एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, सोशल एक्सक्लूजन बेसिकली किया जा रहा है। गाँव में जो लोग हैं बेसिकली जो अपर कास्ट के लोग हैं वो क्या करते हैं शेड्यूल कास्ट का, वो सोशली उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, कभी कुछ फेस्टिवल में ना आने देना, कभी कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पे कहीं ना, तो ये सब चीज़ों को वो चीज़ एग्जामिन किया जाएगा नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के द्वारा। और जैसा कि हम जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट को जो है कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रोटेक्शंस दी गई हैं ताकि वो अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को अपलिफ्ट कर सकें, साथ ही साथ जो भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है वो उनको मिल सके। तो ये सब चीज़ें अगर कोई मान लो उनसे छीन रहा है तो उस केस में कहीं ना कहीं फिर जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बेसिकली इंक्वायरी करेगा। अगर उसे लगता है कि ये चीज़ें जेन्युइनली हो रही है तो फिर इसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे रिपोर्ट भी सबमिट करेगा गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट फिर उस हिसाब से जो है एक्शन ले सके। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मोस्ट ऑफ द ऐसे जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे आपको देखने को ही मिलता है कि मान लो कुछ एक यंग शेड्यूल कास्ट का मान लो एक स्टूडेंट है, वो कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए वो अप्लाई किया हुआ है,
बट यहाँ पे जब वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे उसको जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। जबकि आप देखोगे कि एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्राइटेरियाज चाहिए होते हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज चाहिए होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो मीट कर पा रहा है कि भाई जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो तो मैं कर पा रहा हूँ, बट फिर भी यहाँ पे उसको एडमिशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा कॉलेज में, जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है। तो ऐसी कंप्लेंट मान लो उस पर्टिकुलर जो लड़का है शेड्यूल कास्ट का, उसके फैमिली वाले मान लो इस तरह से कंप्लेन करते हैं कि भाई हमें जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारा जो राइट है कि जो एडमिशन मिलना चाहिए बेस्ड ऑन दिस कास्ट से हम बिलोंग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें डिनाई करवाया जा रहा है। हमारे बच्चे के साथ जो है कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करेगा इस मैटर को, गैदर करेगा, एविडेंसेस को बेसिकली गैदर करेगा कि सच में यहाँ पे डिनाई किया गया है नहीं किया गया है। साथ ही साथ बेसिकली एग्जामिन करेगा कि एडमिशन के रिकॉर्ड्स कैसे हैं। और यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर मान लो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स का राइट था कि किस तरीके से उसको यहाँ पे एजुकेशन मिलना चाहिए, वो राइट अगर मान लो सच में उसे छीना गया है कॉलेज के द्वारा, जो इस तरीके से मान लो किया गया है। और कई बार क्या होता है, देखो कॉलेज को भी पता होता है कि भाई इतना रिजर्वेशन की क्या क्या गाइडलाइंस है। अगर इस केस में जो कॉलेज है वो रिजर्वेशन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और इन सब को देखने के बाद अगर एनसीएससी को पता चलता है, उनकी फाइंडिंग से पता चलता है कि यहाँ पे सच में उस बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर एनसीएससी के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा कि भाई कुछ करेक्टिव एक्शंस यहाँ पे उनके खिलाफ, कॉलेज के खिलाफ लेने पड़ेंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो यहाँ पे डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे कॉलेज को कि भाई सबसे पहले तो आप स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिट करो, फिर यहाँ पे अगर मान लो कॉलेज के द्वारा अगर कुछ भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो किया गया था उसके खिलाफ अगर यहाँ पे पेनल्टीज़ भी इम्पोज की जा सकती हैं एनसीएससी के द्वारा, कुछ यहाँ पे पॉलिसी चेंजेस के बारे में भी यहाँ पे सजेस्ट किया जा सकता है। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो एनसीएससी ये भी इंश्योर करता रहेगा, मतलब भले ही बच्चे का एडमिशन तो हो गया है बट ये भी बार बार इंश्योर करना है कि अब जो है वो कॉलेज वो पर्टिकुलरली इन सारी रिकमेंडेशंस को सही से फॉलो करता रहे, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को फर्दर इन फ्यूचर फिर से नेग्लेक्ट ना करे। और पीरियडिकली रिव्यू होगा यहाँ पे सिचुएशन का कि किस तरीके से यहाँ पे जो है फर्दर उस बच्चे का जो राइट है कहीं ना कहीं वो यहाँ पे सेफगार्ड किया जा रहा है या नहीं, फर्दर उसको कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं फेस करना पड़ रहा। तो ये सब चीज़ें जो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनसीएससी के डोमेन में आती है और वो पर्टिकुलरली पीरियडिकली इस चीज़ को रिव्यू करता रहता है। थर्ड फंक्शन आपको देखने को मिलेगा टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइस ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एससीज एंड इवेलुएट करना है प्रोग्रेस फॉर द डेवलपमेंट अंडर द यूनियन और अ स्टेट। सो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपका एनसीएससी है कोलैबोरेट करता है बहुत सारी अथॉरिटीज़ के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सके अपनी जो भी फाइंडिंग्स है, जो भी रिकमेंडेशंस है। बिकॉज डे टू डे लेवल पे वो कहीं ना कहीं चीज़ों को यहाँ पे देख रहा है ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चल रही है, तो किस तरीके से यहाँ पे मतलब बेसिकली शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनाई जाए, क्या ऐसे पॉलिसी फ्रेमिंग की जाए सो दैट उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उनको फ़ायदा हो सके, उनकी कहीं ना कहीं स्टेटस जो यहाँ पे अपलिफ्ट हो सके। तो इस केस में जो भी अथॉरिटीज़ है, पॉलिसी मेकर्स है, स्टेक होल्डर्स है, उनके साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठ के जो भी यहाँ पे रिकमेंडेशंस होगी वो दी जाएगी, स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी ताकि इन पर्टिकुलर सोसाइटी में जो लोग हैं उनका फ़ायदा हो सके। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो इनिशिएट करती है एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्पेसिफिकली फॉर शेड्यूल कास्ट के यूथ के लिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो एनसीएससी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इन द प्लानिंग फेज में। यानी ये जो पर्टिकुलर स्कीम लाई जा रही है, जो भी प्रोग्राम लाया जा रहा है कि हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इनिशिएट करने वाले हैं सो दैट जो भी एससी कम्युनिटीज़ के जो यूथ हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पे कह सकते हैं प्लानिंग फेज में कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा एनसीएससी को, ताकि वो भी अपनी जो भी इनसाइट्स वगैरह है, जो भी अपनी रिकमेंडेशंस है वो दे सके। एंड ये देखने को मिलेगा वो प्रॉपर अपनी इनपुट्स देगा, प्रोग्राम की किस तरह से डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, कौन कौन से टारगेट बेनिफिशरीज हैं जिनको ये सब मिलना चाहिए इसका फ़ायदा, ट्रेनिंग का मॉड्यूल क्या होना चाहिए, रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा। तो इन सब में यहाँ पे एनसीएससी को भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को पूछा जाएगा। एंड देयर एडवाइस, यानी जो एनसीएससी की जो एडवाइस होगी वो इंश्योर करेगा दैट द प्रोग्राम अलाइंस करे विद द एससीज नीड एंड इंस्पिरेशन, यानी शेड्यूल कास्ट की जो भी नीड और इंस्पिरेशंस है उससे कहीं ना कहीं अलाइन होना चाहिए वो प्रोग्राम। ऐसा ना हो कि जो उनकी नीड है उससे उसके बियॉन्ड जाके आप कुछ ना कुछ कहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो जिससे उनका फ़ायदा भी नहीं हो रहा। बिकॉज एट द एंड हमें उनका बेनिफिट इंश्योर करना है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं होनी चाहिए।
अगेन यहाँ पे एक बार उन्होंने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं इनको डिज़ाइन करने में एनसीएससी ने अपना रोल प्ले किया। उन्होंने अपनी जो भी रिकमेंडेशंस थी वो दी, और एक बार अगर प्लान जो भी आपका प्रोग्राम है वो रोल आउट हो जाएगा तो उसके बाद देखने को मिलेगा जो आपका एनसीएससी है वो मॉनिटर करेगा फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को, वो ट्रैक करेगा किस तरीके से यहाँ पे एनरोलमेंट हो रहा है लोगों का, एनरोलमेंट नंबर कितना है, कितने यहाँ पे यूथ है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में पार्ट ले रहे हैं। ट्रेनिंग जो यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई थी, तो ट्रेनिंग की क्वालिटी क्या है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्वालिटी भी इंश्योर की जाए। अगर आप इस तरीके का डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ भी इंश्योर करना कि भाई जिस क्वालिटी यहाँ पे चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे आप देख सकते हो कुछ भी ऐसा प्रोफेशन आप चूज़ करो वहाँ पे क्वालिटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है कि आपको स्किल आपके अंदर आनी चाहिए, तो वहाँ पे जो स्किल के लिए बात की जा रही है तो किस तरीके की क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ प्लेसमेंट रेट कैसा है, बिकॉज आप जो उनको सिखा रहे हो कितना उससे उनको जॉब इंश्योर मिलेगा, इन फ्यूचर में उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करता है। तो प्लेसमेंट रेट को भी देखा जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है उससे रिलेटेड कोई जॉब ही नहीं है मार्केट में, आप वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। भाई जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कंपनीज जो चाहती हैं कि भाई ऐसे ऐसे लोगों को हायर करना, तो वो क्वालिटी वो स्किल आप प्रोवाइड करो ना, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेट कह सकते हैं या फिर ट्रैक किया जाएगा एनसीएससी के द्वारा कि ये सब चीज़ें वहाँ पे उनको प्रोवाइड की जा रही है नहीं की जा रही। साथ ही साथ फीडबैक भी लिया जाएगा, बिकॉज स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनसे फीडबैक लेना ज़रूरी है। भाई आप क्लास से बैठ के पढ़ रहे हो, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, किस तरीके से आप यहाँ पे फीडबैक दोगे, तो उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं फिर से उस प्रोग्राम को वापस से स्टडी किया जाएगा। अगर कुछ भी लूप होल्स निकलते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, कुछ भी अगर मान लो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फर्दर उनके फीडबैक के थ्रू वहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे एनसीएससी फर्दर उस प्रोग्राम में थोड़ा बहुत चेंजेस लाए, अमेंडमेंट करवाए, ताकि उस चीज़ को यहाँ पे इंश्योर किया जाए जिस प्रोग्राम का जो एम था कि हमें स्किल प्रोवाइड करना है वो प्रॉपर स्किलिंग उनकी की जाए। और फिर कह सकते हैं कि 1 साल बाद फिर से जो है आपका एनसीएससी इस चीज़ को इवैल्यूएट करेगा कि जो प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाया गया था उसका इम्पैक्ट क्या है, एनालाइज करेगा कि एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स कितना है, मतलब जितने लोगों को हमने यहाँ पे ये स्किलिंग प्रोवाइड की थी उनमें से कितने लोग हैं जिनको यहाँ पे जॉब मिली है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स देखने को मिलेगा कि एनालाइज किया जाएगा कितना एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स हुआ है, इनकम लेवल कितनी है। ठीक है, साथ साथ स्किल एनहांसमेंट किस तरीके से यहाँ पे हमें फर्दर करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे एनालाइज की जाएंगी। और बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग अगेन यहाँ पे सजेस्ट किया जाएगा कि अगर मान लो इस प्रोग्राम में फिर से थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो सके तो इनको कुछ कुछ फर्दर चीज़ें और इम्प्रूव करनी चाहिए या फिर इस प्रोग्राम का एक्सपेंशन और करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे सजेस्ट की जाएंगी एनसीएससी के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे एनसीएससी का देखने को मिल रहा है, यानी स्टार्टिंग टू दी प्रिपरेशन से लेके, यानी किस तरीके से वो एक्टिवली इंगेज है पहले तो प्लानिंग में, यानी जो प्रोग्राम्स वहाँ पे चलाया जा रहा है उसमें प्लानिंग में वो अपनी कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं उनको देखने को मिल रहा है कि इफेक्टिवली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको इवैल्यूएट भी कर रहे हैं कि वो चीज़ जो है कितना जो है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रही है एससीज के लिए, कितना उनका वेलबींग हो रहा है, कितना उनका जो कह सकते हैं ना स्टेटस कितना अपलिफ्ट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इंश्योर की जा रही है टिल दी एंड तक। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन बोला जा रहा है कि टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली एंड एट सच अदर टाइम्स एज इट मे डीम फिट रिपोर्ट्स अपॉन द वर्किंग ऑफ दीज सेफ गार्ड्स, क्योंकि यहाँ पे एनसीएससी को काम दिया गया था कि भाई आपको इन चीज़ों पे यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करना है, तो जो भी वो काम करेंगे उनकी रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाएंगी और वो रिपोर्ट्स जो है सबमिट की जाएंगी प्रेसिडेंट को एनुअली, यानी साल में एक बार। और ये रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं शो करेंगी किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो भी वेरियस सेफ गार्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं एससीज के लिए उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, इफेक्टिवनेस कितनी शो हो रही है, यानी जो लेवल है इफेक्टिवनेस का देखा जाएगा कि मतलब पहले 10% लोगों को फ़ायदा हो रहा था, आज के टाइम पे 50% लोगों को फ़ायदा हो रहा है, अब 100% तक हमें लेके जाना है, तो वो सब चीज़ें ग्रेजुअल तरीके से यहाँ पे देखी जाएंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज एनुअल रिपोर्ट के अलावा अगर एनसीएससी अगर चाहता है तो कुछ और रिपोर्ट्स से वगैरह वो सबमिट कर सकता है प्रेसिडेंट को, कुछ स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड किस तरीके से यहाँ पे इशूज़ निकल के आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मान लो एक गवर्नमेंट स्कीम थी किसी पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे लाई गई थी, तो वहाँ पे किस तरीके से उस गवर्नमेंट स्कीम का मेन एम था कि हमें हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है फॉर दी शेड्यूल कास्ट के लिए।
अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जब इससे रिलेटेड जो भी रिपोर्टिंग वगैरह जाएगी एनसीएससी यानी यहाँ पे जो भी अपना, क्योंकि देखो साल में एक बार आपको रिपोर्ट पेश करनी है कि भाई वो जो स्कीम वगैरह आ रही हैं तो किस तरीके से वहाँ पे देखने को मिला है। तो जो भी अपना डाटा वगैरह वो कंपाइल करेगा, जो भी उसने असेसमेंट वगैरह की होगी ग्राउंड लेवल पे उसको कंडक्ट करेगा। इस तरीके से एक एनुअल रिपोर्ट बना के वो प्रेसिडेंट को देगा। उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेंशन की हो गई कि स्कीम का इम्पैक्ट किस किस एरिया में कितना पड़ा हुआ है, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस है वो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं किन किन एरिया में क्या क्या फेस कर रहे हैं, और साथ साथ उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए रिकमेंडेशंस भी दी जाएगी। बिकॉज प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेस कर ली कि बस इस पर्टिकुलर स्कीम में ये चीज़ें हैं, तो कैसे उसको फर्दर इम्प्रूव किया जाए, तो रिलेटेड रिकमेंडेशंस भी पर्टिकुलरली रिपोर्ट के अंदर मेंशन की जाएगी। यानी हम कह सकते हैं जो पर्टिकुलर रिपोर्ट होगी इसमें अचीवमेंट्स तो बताई जाएंगी कि हाँ भाई हमने इतना अचीव कर लिया, और साथ साथ कुछ एरियाज़ भी होंगे जहाँ पे हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है, तो वो एक चीज़ भी यहाँ पे रिपोर्ट में मेंशन की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो रिपोर्ट उन्हें हर साल जो है कहीं ना कहीं जो है प्रेसिडेंट को देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स भी अगर मान लो उनको सेंड करना पड़े, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में एक सीवियर आउटब्रेक आया एक पर्टिकुलर डिजीज़ का, और उससे कहीं ना कहीं जो काफ़ी सारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए हैं, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को उसका ओवर जो मतलब बेसिकली जो वहाँ पे डिजीज़ फैला है वो उसको रोकने के लिए उसके क्या क्या कदम उठाने हैं। तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड भी कुछ एक इंटरिम रिपोर्ट बना के जो है कहीं ना कहीं आपका जो एनसीएससी है सेंड करेगा यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिकली जो प्रेसिडेंट है उनको भेजेगा, सो दैट टाइमली जो है कहीं ना कहीं हेल्थ केयर में जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे इंक्लूड की जाए। और इस तरीके का जो सडन एकदम आउटब्रेक हुआ है किसी डिजीज़ का, तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास होंगी वो चीज़ें प्रेजेंट की जाएंगी उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, जो भी इंटरिम रिपोर्ट यहाँ पे सेंड की जाएगी प्रेसिडेंट को, ताकि प्रेसिडेंट जो है इमीडिएट तरीके से उसमें एक्शन ले, और जो भी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे पहुँचानी है हेल्थ केयर से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं तो वहाँ पे इमीडिएट एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। और यहाँ पे जो आपका प्रेसिडेंट का रोल फिर ये निकल के आएगा, वो रिव्यू करेंगे इन सारी रिपोर्ट्स को और वो फॉरवर्ड करेंगे जो भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है, बिकॉज उस पर्टिकुलर स्टेट की वो शेड्यूल कास्ट की एरिया में वो चीज़ें हो रही हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी प्रेजेंट की जाएंगी, पार्लियामेंट में भी रखी जाएंगी, ताकि वहाँ पे इस चीज़ के ऊपर जो है कहीं ना कहीं रिपोर्ट के ऊपर जो भी फाइंडिंग्स निकल के आई उन पर बातचीत हो, और इमीडिएट तरीके से वहाँ पर फिर एक्शन लिया जाए। और प्रेसिडेंट यहाँ पे कुछ डायरेक्टिव्स भी इशू कर सकते हैं, जो भी पॉलिसी चेंजेस में जो है कहीं ना कहीं रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से रिसोर्सेज का एलोकेशंस होना है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने कुछ ना कुछ यहाँ पे डायरेक्टिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं पार्लियामेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन है टू मेक रिकमेंडेशंस as to measures that should be taken by the union or the state government for a effective implementation for those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the SCs। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन में कि यहाँ पे जो एनसीएससी है वो रिकमेंड करेगा कि किस तरीके से ओवरऑल कंडीशन जो है शेड्यूल कास्ट की इन पर्टिकुलर एरियाज़ में अगर हम बात करें आगे कि किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, यानी उनके जो राइट्स है किस तरह से उनको सेफगार्ड करने हैं, वेलफेयर की अगर बात करें तो किस तरीके से सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, हेल्थ केयर सपोर्ट, एजुकेशन सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड करना है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रमोट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आ सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो सके। फॉर एग्जांपल जैसे भी हमने बताया था किस तरीके से मान लेते हैं कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक हेल्थ केयर स्कीम यहाँ पे निकाली है, और वहाँ पे उस पर्टिकुलर हेल्थ केयर स्कीम में कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस यहाँ पे जो है शेड्यूल कास्ट के लोग फेस कर रहे हैं कि उनको बेसिकली क्वालिटी हेल्थ केयर यहाँ पे नहीं मिल पा रहा। तो इस केस में यहाँ पे जो आपका एनसीएससी है वो अपनी रिकमेंडेशंस किस तरीके से देता है, सबसे पहले वो यहाँ पे स्टडी करेगा ऑब्वियसली जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल करवाई जा रही है शेड्यूल कास्ट के लिए, उनको कहीं ना कहीं स्टडी करेगा कि कितनी क्वालिटी है उसमें है, क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उस हिसाब से कहीं ना कहीं उसको अगर लगता है कुछ डिस्पैरिटी देखने को मिली है कि यहाँ पे एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है यहाँ पे, सो इन फाइंडिंग्स के बेसिस पे जो आपका जो एनसीएससी है वो रिकमेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि आप बेसिकली कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि आप ऑर्गेनाइज करवाएं रेगुलर हेल्थ कैंप्स लगाइए उस पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ पे शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड है, उन एरियाज़ में आप हेल्थ कैंप्स लगाइए, एजुकेट करिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को कि किस तरीके से आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो आप जितनी मर्जी हेल्थ केयर स्कीम्स चला लीजिए उतना फ़ायदा वहाँ पे लोगों को नहीं मिल पाएगा।
स्पेशली बात की जाए जो रूरल हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं ना, ऐसे और ख़ासकर यहाँ पे क्योंकि हम शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेटेड रीजन्स में ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड कीजिए, ताकि वो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इंश्योर करें। साथ ही साथ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कुछ स्कॉलरशिप्स टू दी शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को, सो दैट वो भी जो है कहीं ना कहीं मेडिकल एजुकेशन को परस्यू करें इन द फ्यूचर। एंड इन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे फिर आपको देखने को मिला है किस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे फिर एक्ट करती है। वो बेसिकली फिर वही हेल्थ कैंप्स लगाएगी और देखेगी किस पर्टिकुलर बीमारी की वजह से जो है सबसे ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनको एसेस करना, कंडक्ट करना, अवेयरनेस चलाना, ताकि गाँव पे जाके मतलब गाँव कह लो, शहर कह लो, जहाँ पे भी एससी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो उनको यहाँ पे अवेयरनेस कैंप चलाया जाएगा कि हाइजीन रखिए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, प्रॉपर अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए, सो दैट आपको ज़्यादा बीमारी वगैरह ना हो। फंड्स को एलोकेट करवाना, ताकि फंड्स अगर होंगे तो कभी कहीं ना कहीं आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर सकते हो। उन पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब वाले, शेड्यूल कास्ट वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो, और स्टूडेंट के लिए जैसे कि हमने बात की स्कॉलरशिप वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हो। सो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरीके से आपको देखने को मिला ग्राउंड लेवल पे ये सब चीज़ें कर दी हैं विद दी जो भी रिकमेंडेशंस यहाँ पे एनसीएससी के द्वारा प्रोवाइड की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट वो सारी चीज़ें यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे करती हुई अगर मानो नज़र आ रही है। तो यहाँ पे एनसीएससी का फर्दर काम क्या है कि वो पीरियडिकली रिव्यू करे कि भाई जो चीज़ मैंने यहाँ बोली थी सरकार वो कर रही है, बट क्या सच में वो जो हेल्थ कैंप्स जो यहाँ पे लगाने की बात की गई थी, क्या सच में वो अभी भी शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी के पास पहुँच पा रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे। यानी यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे फर्दर एक्सेस की जाएगी। अवेयरनेस का प्रोग्राम जो यहाँ सरकार चला रही है, तो कितना लोग हैं जो उसके वजह से अवेयर हो पा रहे हैं, वो नॉलेज कहीं ना कहीं उनके पास कहाँ तक पहुँच पा रही हैं। क्या जो मेडिकल स्कॉलरशिप यहाँ पे सरकार ने बात की थी कि शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड की जाएगी, तो कितना ज़्यादा वो बेनिफिट प्रोवाइड की जा रही है, तो वो भी यहाँ पे एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फंक्शन है टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शंस इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एज द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई। सो यहाँ पे हमें इतना तो क्लियर हो गया है कि जो कोर फंक्शन है आपका एनसीएससी का वो यही है किस तरीके से आपको जो भी मैटर्स हैं उनसे कि उनको इन्वेस्टिगेट करो, उनको प्रॉपर सेफ गार्ड मिल रहे हैं नहीं, वो चीज़ें यहाँ पे देखो, उनके जो कंप्लेंट्स आ रही हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों के उनको एड्रेस करना है, फिर एडवाइस करना है गवर्नमेंट को किस तरीके से आप इनको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हो, फिर ये सब चीज़ों की जो भी रिपोर्ट्स है प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करनी है, सब काम तो उनका है। एडिशनल फंक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट अगर मान लो स्पेसिफाई करते हैं कि भाई इन एरियाज़ में आपको फर्दर काम करना है, तो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एनसीएससी जो है इस पर्टिकुलर एरियाज़ में भी काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इन सारे फंक्शंस के अलावा अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा स्पेसिफिक इश्यूज़ है जो शेड्यूल कास्ट के लोग फेस कर रहे हैं, कि ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट की जो फैमिलीज़ होती हैं उनके पास लैंड ओनरशिप की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और जो लैंडलेसनेस की जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं वो हर दिन फेस करते रहते हैं, और ये जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है उनके फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, क्योंकि देखो अगर आपके पास खुद का ज़मीन नहीं है तो वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप फिर किस तरीके से इंश्योर कर पाओगे, और जो सोशल स्टेटस की आप बात कर रहे हो कि उनका हमें सोशल स्टेटस को अपग्रेड करना है, तो वो कहाँ से आ पाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं अगर मान लो आती है तो एनसीएससी के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास यहाँ पे लैंड नहीं है, और यहाँ पे एनसीएससी कहीं ना कहीं कंसल्ट करेगा शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटीज़ के साथ, बातचीत करेगा, जो भी लोकल लीडर्स हैं वहाँ पे उनके साथ बातचीत करेगा, एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पे बातचीत करेगा कि मेन यहाँ पे रूट कॉज क्या है उसको समझने की कोशिश की जाएगी। और बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग कहीं ना कहीं जो एनसीएससी ये रिकमेंड करेगा कि कुछ मेजर्स हमें लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे बताया किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए हमें ऐसी फैमिलीज़ को, शेड्यूल कास्ट की फैमिलीज़ को जिनके पास लैंड नहीं है, और इंश्योर करवाना है कि जो शेड्यूल कास्ट है उनके पास एक्सेस रहे, लीगल एड रहे फॉर द लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट। कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट है, अगर मान लो उनके पास कुछ लैंड था बट क्यों ना कुछ डिस्प्यूट के कारण वो कहीं लैंड कहीं ना कहीं ज़मीन फंसी हुई है, तो ऐसे टाइम पे जो भी लीगल एड कहीं ना कहीं उनको चाहिए वो लीगल एड उनको प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाएंगी लैंड राइट्स के बारे में, एंटाइटलमेंट्स किस तरीके से होता है उससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा एनसीएससी जो है मॉनिटर कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट की, मतलब मान लो कई बार क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट कुछ सारे प्रोग्राम्स चलाती हैं कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स हो गया जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है वो इफेक्टिवली शेड्यूल कास्ट के लोगों तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा उसको देखना, जो लीगल सपोर्ट है एक्सेस किया जा रहा है नहीं किया जा रहा शेड्यूल कास्ट के लोगों के द्वारा, वो चीज़ें यहाँ पे मॉनिटर करना, अवेयरनेस प्रोग्राम कितना उनको इफेक्ट पहुँचा रहा है वो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है।
और यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ एजेंसी लानी चाहिए एड्रेसिंग दी लैंडलेसनेस जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कुछ एडिशनल फंक्शंस एनसीएससी को, कि इसके अलावा जो है बाकी चीज़ों पे भी यहाँ पे एक बार इवैल्यूएट करो उस चीज़ों को। तो यहाँ पे एनसीएससी जो है ना कोलैबोरेट करेगा रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ, बिकॉज देखो एडिशनल फंक्शन यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट ने दे दिए कि भाई इन चीज़ों पर भी आपको काम करनी है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एनसीएससी कोलैबोरेट कर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ, सो दैट यहाँ पे जो भी लैंड टाइटल जो भी चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है लैंड टाइटल का, उनको फर्दर एक्सपीडाइट करना ज़रूरी है। जो भी यहाँ पे स्पेशल लैंड एक्विजिशन है, यानी कि हम कह सकते हैं जो भी स्पेशल प्रोविजंस है टू एक्वायर द सरप्लस लैंड फॉर दी शेड्यूल कास्ट बेनिफिट के लिए, तो यहाँ पे वो चीज़ की जाएंगी। ऑर्गेनाइज किया जाएगा वर्कशॉप टू एजुकेट द शेड्यूल कास्ट ऑन द लैंड डॉक्यूमेंट, किस तरीके से लेना चाहिए, ओनरशिप किस तरीके से आप ले सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है काम जो है एनसीएससी के द्वारा किया जाएगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सारे के सारे फंक्शंस में आपको देखने को मिलेगा कि कोर फंक्शंस तो उनके हैं ही। इन कोर फंक्शंस के बियॉन्ड भी जो है यहाँ पे काम किया जा सकता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के द्वारा, और वो कहीं ना कहीं वो जो एडिशनल टास्क होंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट उनको स्पेसिफाई करेंगे। और इस सारे एफर्ट्स के साथ जो भी उनका कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा प्रोटेक्शन करने में, वेलफेयर का, सोशो इकोनॉमिक एडवांसमेंट किस तरीके से करना है इस चीज़ का, तो ये सब चीज़ें इंश्योर की जाएंगी एनसीएससी के द्वारा। यहाँ पे हमने सारे फंक्शंस कवर कर लिया है। आई होप आपको ये सब चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई हों किस तरीके से हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो काम करता है। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की। तो द कमीशन प्रेजेंट करता है एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड इट कैन सबमिट अ रिपोर्ट एज एंड व्हेन इट नीड्स टू बी नेसेसरी, मतलब जब आप उन्हें लगता है कि भाई इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को मिलना चाहिए तो उस टाइम वो सेंड कर देता है, एज वेल एज एनुअल रिपोर्ट तो सेंड करता ही है। द प्रेसिडेंट जो है प्लेस करते ऑल सच रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस के सामने जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस के सामने रखा जाता है, along with the memorandum explaining the action taken on the recommendations made by the commission. The memorandum should also contain the reasons for the non-acceptance of any such recommendations। यानी कि जैसे कि हमने बात की उस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स में अचीवमेंट्स भी बताया गया होगा नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के द्वारा, साथ साथ कुछ एरियाज बताए होंगे जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए बेसिकली बोला गया होगा। तो वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट करनी है किस तरीके से करनी है, कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पे एनसीएससी के द्वारा दी जाती है। तो वो सारी रिकमेंडेशंस जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा कि सरकार ने कितनी रिकमेंडेशंस के ऊपर एक्शन लिया, वो भी मेमोरेंडम में लिखा होगा, और किन किन रिकमेंडेशंस को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन पे एक्शन नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया, उसके रीजंस बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, हम प्रेजेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट है ऑल्सो फॉरवर्ड करते हैं उस एनी रिपोर्ट ऑफ द कमीशंस पर्टेनिंग टू अ स्टेट गवर्नमेंट, यानी जिस पर्टिकुलर स्टेट का वहाँ पे स्टेट शेड्यूल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट को, स्टेट के गवर्नर को वो रिपोर्ट जो है दी जाती है। एंड जो स्टेट के जो गवर्नर है वो प्लेस करते हैं उस रिपोर्ट को बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। द मेमोरेंडम शुड ऑल्सो कंटेन द रीजन फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी सच रिकमेंडेशंस, यानी वो जो रिकमेंडेशंस होगी स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन से रिकमेंडेशंस के ऊपर एक्शंस लिए वो भी लिखा होगा मेमोरेंडम में, और कौन कौन सी ऐसी रिकमेंडेशंस थी जिनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं किया गया, उसके पीछे के रीजंस क्या थे, वो रीजंस उस मेमोरेंडम में लिखे होंगे, जो कि यहाँ पे गवर्नर प्लेस करेगा स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, और वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के सामने उसको रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पावर्स क्या क्या मिली हुई है कमीशन को। द कमीशन इज वेस्टेड विद द पावर ऑफ टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, यानी खुद के प्रोसीजर को यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं जो भी प्रोसीजर उनके द्वारा बनाया गया होगा। द कमीशन वाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर और इंक्वायरी इनटू एनी कंप्लेंट हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट ट्राइंग अ सूट एंड इन अ पर्टिकुलर रिस्पेक्ट ऑफ फ्लोइंग मैटर्स, यानी जिस तरीके से एक सिविल कोर्ट के पास पावर होती है उसी तरह की पावर आपको देखने को मिलेगी हमारे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को भी दी गई है। बिकॉज जैसे कि हमने बात किया था, फॉर एग्जांपल वो जो केस आपको याद होगा कि मान लो एक स्टूडेंट था एससी कम्युनिटी का, उसको कहीं ना कहीं कॉलेज में एडमिशन देने से मना किया गया था, तो वहाँ पे देखने को मिला कि वहाँ पे उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया गया था नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के द्वारा। तो यहाँ पे जो पावर्स उनको मिली हुई हैं, पहला समनिंग करना, इन्फोर्स करना अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द इंडिया एंड एग्जामिन हिम ऑन अ ओथ, यानी अपने ऑफिस के अंदर किसी को भी सम्मन करना, भाई आप पे जो भी हम इस पर्टिकुलर मैटर पे इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपको हमारे ऑफिस में आना पड़ेगा, तो सम्मन करवाना, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोलना कि भाई आके यहाँ पे किसी भी पार्ट में, वो बेसिकली इंडिया किसी भी पार्ट में रह रहा हो, अगर एनसीएससी ने उसको बुलाया है
वहाँ के जो भी चेयरमैन है, मेंबर्स, उनके द्वारा बुलाया गया, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को आना पड़ेगा, बिकॉज वो उसको डिनाई नहीं कर सकता है। जिस तरह से एक सिविल कोर्ट के पास पावर है ना किसी एक पर्सन को बुलाने की कोर्ट के अंदर, वही पावर एक NCSC के पास भी। तो उनके द्वारा जो दी हुई जो कह सकते गाइडलाइंस है, जिस तरीके से वो इन्फोर्स कर रहे एक पर्सन को अटेंड करने के लिए, तो वो चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। बिकॉज सिविल कोर्ट को अगर जिस तरीके से अगर आप डिसोबे करोगे, उसी तरह का आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अपने NCSC के द्वारा जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है, उनको अगर आप डिसोबे करोगे तो वो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे आपके खिलाफ फिर एक्शन भी लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, यानी कुछ पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल वो जिस भी मैटर पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस दौरान उनको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कुछ ऐसी चीज़ें की ज़रूरत है जो उनकी इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा ना स्मूदन कर दे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, वो कर सकते हैं। रिसीव द एविडेंसेस ऑन एफिडेविट। एफिडेविट बेसिकली क्या होता है कि आप रिटर्न तरीके से कहीं ना कहीं वहाँ पर उनसे वो स्टेटमेंट लिखवाते हैं और उसकी उतनी वैल्यू होती है। मान लो कोई एक पर्सन है जो ऑफिस में नहीं आ सकता, बट वो एफिडेविट के थ्रू कहीं ना कहीं अपना जो रिटर्न जो है बेसिकली जो भी चीज़ वो वहाँ पे कहना चाहता है, रिटर्न स्टेटमेंट कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर एफिडेविट के थ्रू। एफिडेविट में बेसिकली क्या होता है, जो भी आप लिखना चाहते हो वहाँ पे अपनी साइन आप कर देते हो, तो उसकी उतनी वैल्यू होती है जितनी एक ओरल बेसिकली एविडेंस की होती है, उतनी वैल्यू एफिडेविट की भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ ऑफिस, यानी कोई भी एक पब्लिक रिकॉर्ड किसी भी कोर्ट से लेके आना, कोई भी ऑफिस से लेके आना, तो वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा किया जाता है। इशू करना समन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एनी डॉक्यूमेंट, अगर मान लो उस पर्टिकुलर केस में कोई भी विटनेस है तो उसको अगेन समन करना, बुलाना अपने ऑफिस के अंदर, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे पेश किया जाता है उनके सामने। एंड एनी अदर मैटर विच द प्रेजिडेंट में डिटरमाइन, इसके अलावा मान लो कोई भी एक ऐसा मैटर है, कुछ भी ऐसी पावर है यहाँ पे दी गई है कमीशन को प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उन पावर को भी यहाँ पे वो यूज़ करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑल द मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द SCs। ठीक है, तो जितने भी जो भी पॉलिसीज़ यहाँ पे शेड्यूल कास्ट रिलेटेड बनाई जाएंगी, तो उन सभी पॉलिसीज़ में जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कंसल्ट किया जाएगा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को समझ पा रहा है। दैट्स वाई पॉलिसी फ्रेमिंग में कहीं ना कहीं वो अपनी इनपुट दे पाएँ, तो वो उससे बेटर कुछ चीज़ नहीं होगी। The Commission is also required to discharge similar functions with regard to the Anglo-Indian community as it does with respect to the SCs। यानी जिस तरीके से नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट SCs के लिए काम करता है, वैसे आपको देखने को मिलेगा जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है वो आप सब जानते ही हैं, जो नहीं जानते कहीं ना कहीं मैं उन्हें बता देती हूँ। सो बेसिकली ये इंडियन सिटीज़न ही होता है जो बेसिकली देखने को मिलेगा मिक्स्ड इंडियन होते हैं, उनका पेरेंटल लाइन जो है कहीं ना कहीं यूरोपियन एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ऐसे इंडियंस जो कहीं ना कहीं यूरोपियन मतलब कहीं ना कहीं उनका पैटर्नल जो लाइन है वो यूरोपियन एंसेस्ट्री से है, तो ऐसे इंडियंस जो कि हमारे यहाँ पे एज ए सिटीज़न की तरह रह रहे हैं, तो ऐसे कम्युनिटी के लोग बिकॉज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा उनकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम है। अगर मान लो उस स्पेस पे उनको कुछ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, उनके जो भी सेफ गार्ड्स है उन पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो वहाँ पे आपका NCSC भी यहाँ पे उन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो भी यहाँ पे किस तरीके से उनको प्रॉपर सेफ गार्ड्स मिलने चाहिए वो यहाँ पे इंश्योर करवाएगा। इन अदर वर्ड्स द कमीशन हैज़ टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अदर लीगल सेफ गार्ड्स जो भी प्रोवाइड की गए हैं यहाँ पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, उनको भी यहाँ पे देखने का इन्वेस्टिगेट करने का काम बेसिकली NCSC को दिया गया है। एंड इसकी रिपोर्ट भी वो प्रेसिडेंट को बेसिकली सौंपेंगे किस तरीके से यहाँ पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए। और ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला जो मैटर है आपको देखने को मिलेगा क्लॉज 10 जो है आर्टिकल 338 में बेसिकली देखने को मिलेगा। इन दिस आर्टिकल रेफरेंसेस टू द शेड्यूल कास्ट शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज इंक्लूडिंग दी रेफरेंसेस टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, तो यानी जो आपका आर्टिकल 338 है उसका जो क्लॉज 10 है वो बेसिकली यहाँ पे बात करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की। Till 2018, the Commission was also required to discharge similar functions with regard to the other backward classes। यानी 2018 से पहले तक जो आपका नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है वो बेसिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी काम करता था। यानी जिस तरीके से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका किस तरीके से एम्पावरमेंट करना है, उनके जो बेसिकली जो सेफ गार्ड्स हैं उनको किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है, उन मैटर्स में भी कहीं ना कहीं अपनी रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को देता था। बट 2018 के बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ ख़त्म हो गई है बाय दी 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2018 में बेसिकली लाया गया था।
और ये बेसिकली ऐसा किया गया था बिकॉज 2018 में आपको देखने को मिलेगा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास बना दी गई थी। अब क्योंकि एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बना दी गई है तो बैकवर्ड क्लासेस के जो भी मैटर्स है कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर नेशनल कमीशन जो है देखेगा। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं 2018 के बाद उनको जो है सिर्फ 2 ही फंक्शंस परफॉर्म करने यानी 2 ही चीज़ों के यहाँ पे कम्युनिटीज़ के बारे में जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को देखना है। पहला तो शेड्यूल कास्ट उनके अंदर आएगा, यानी हम बात कर रहे हैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की। उनके अंडर बेसिकली कौन सारे मैटर्स आएंगे, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से सारे मैटर्स आएंगे। इसके अलावा जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वो सारे मैटर्स कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। बैकवर्ड क्लास वाले जो भी चीज़ थी वो 2018 के बाद आपका जो नेशनल कमीशन है बैकवर्ड क्लास का वो पर्टिकुलरली उन केसेस को यहाँ पे देखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो है ना 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जब हम नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस देखेंगे तो वहाँ पे हम इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके के जो फंक्शंस है वो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस परफॉर्म करता है और क्या क्या पावर्स उनको मिल रही है, तो उस चैप्टर में हम डील करेंगे। सो यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर है अच्छे से डिस्कस हमने कर लिया है, फिनिश कर लिया है इसको हमने। छोटा ही चैप्टर था बट इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली हम बात करें मेंस में कई बार कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये जो पावर्स एंड फंक्शंस अगर आपको याद रहेगी तो आप अच्छे से उसके आंसर्स फिर लिख पाओगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट